नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट न्यूज़ के हिंदी प्राइम डिबेट में। आज हम हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया के खिलाफ चल रहे फर्जी वोटर कार्ड का मसला लेकर सामने आए हैं। सुखबीर कटारिया पर फर्जी वोटर कार्ड बनवाकर साल 2009 के चुनाव में जीत दर्ज करने का आरोप है। कटारिया के खिलाफ अब कुल 34 शिकायतें दर्ज हो चुकी है, लेकिन हरियाणा की कांग्रेस सरकार अब तक इस मसले पर चुप है। गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फर्जी वोट बनवाने के मामले में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीमा की अदालत ने मामले में मंत्री सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और दूसरे मामले में मंत्री सहित 7 लोगों के खिलाफ समन जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मंत्री के खिलाफ सिटी थाना के एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। इसके साथ फर्जी वोट बनाने के मामले में राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया के खिलाफ कुल 34 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें से 8 मामलों में अदालत ने मंत्री को आरोपी करार दिया है। अब तक 6 मामलों में मंत्री को समन जारी हो चुके हैं, वहीं 2 मामलों में थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। याचिकाकर्ता ओपी कटारिया के मुताबिक खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया ने लगभग 40,000 फर्जी वोट बनाकर 2009 के चुनाव में जीत हासिल की। ओपी कटारिया कहते हैं कि इस शिकायत के बाद अब उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वहीं खेल राज्य मंत्री के मामले में हरियाणा सरकार की चुप्पी पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। कटारिया के खिलाफ आखिर हरियाणा सरकार की चुप्पी के मायने क्या हैं? इस मसले पर हमारे साथ स्टूडियो में बहस के लिए उपस्थित है कांग्रेस से वेद प्रकाश जी, जो कि फोन लाइन पर हमसे जुड़ेंगे। हम सबसे पहले अशोक शेरवाल जी, जो कि महासचिव है इनेलो के, फिर आपका तारुफ करवा देते हैं भाजपा के संजीव घारू से, भाजपा के नेता है, और संजीव पांडे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले जो फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता वेद प्रकाश विद्रोही जी, उनसे जानते हैं। जी वेद प्रकाश जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है जी। वेद प्रकाश जी, जानना चाहेंगे कि सुखबीर कटारिया हरियाणा के खेल मंत्री हैं, 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन हरियाणा सरकार चुप्पी साधे हुए है। क्या नैतिकता नहीं है कि उनका इस्तीफा लिया जाए? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। एक है नैतिक पक्ष, एक है कानूनी पक्ष। जहां तक नैतिक पक्ष का प्रश्न है, कांग्रेस उच्च नैतिक मान्यताओं में विश्वास रखती है, और जहां तक इसका कानूनी पक्ष है, ये जो उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं, ये उनके विरोधियों ने लगाए हैं और न्यायालय के अंदर इस्तगासा दायर किया है। जब भी कोई इस्तगासा न्यायालय में दायर होता है और न्यायाधीश अगर ये मानते हैं कि प्रथम दृष्टि के अंदर साक्ष्य है, तो माननीय न्यायाधीश उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और जांच के आदेश दे देते हैं। अब जांच होने के बाद क्या परिणाम आएंगे और न्यायालय का क्या अगला पक्ष होगा, उससे पहले इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन और दूसरा यह है कि ये निर्दलीय उम्मीदवार थे, ये कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है। लेकिन वेद प्रकाश जी, निर्दलीय कहकर सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है, सरकार में मंत्री है वो। नहीं, मैं सहमत हूँ आपसे। मैंने कहा ना कि कांग्रेस तो उच्च नैतिक मान्यताओं में विश्वास रखती है। अगर न्यायालय की विपरीत टिप्पणियां आएंगी और न्यायालय इस मामले के अंदर कोई गिरफ्तारी का आदेश देगा या कोई ऐसा संगीन इनके खिलाफ आरोप लगाकर कोई आदेश पारित करेगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्रवाई करेगी। वेद प्रकाश जी, इनेलो के महासचिव हमसे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अशोक शेरवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं उनसे? देखिए, जहाँ तक विद्रोही जी की बात का सवाल है, ये केवल फर्जी वोट का मामला नहीं है। इसके अलावा 3 ऑफेंस और उनके ऊपर बनते हैं। 40,000 वोट फर्जी बनाया किस प्रकार से, इसकी अतीत में जाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हाई कोर्ट में कंप्लेनेंट्स ने कंप्लेंट दी है, हाई कोर्ट ने इसको पुलिस कमिश्नर को रेफर किया, लेकिन पुलिस ने ये कहा कि भाई इसमें कोई केस बनता नहीं है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की है। फिर कंप्लेनेंट सिविल कोर्ट के पास गए हैं और सिविल कोर्ट ने तथ्यों के आधार पे सभी गहन अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि वाकई में गलत फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं और फर्जी बोगस वोट बने हैं, अटेस्टेशन गलत हुई है। तो हाई कोर्ट ने इनको समन भेजे हैं
और जिनकी वोट बनाई गई है उनको समन भेजे गए हैं। तो जिनको फर्जी वोटरों को समन भेजे गए हैं उन्होंने बकायदा एफिडेविट दिए हैं कि हमने वोट नहीं बनवाई है। आज हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है, आज हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी का मजाक हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को आज पद पे रहने की कोई भी यानी कि उनको उनके अपनी जिम्मेवारी नैतिकता के आधार पे उनको रिजाइन दे देना चाहिए। और यदि वो रिजाइन नहीं देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको पद से हटाना चाहिए और पद से हटा करके उनको अरेस्ट भी करना चाहिए। क्योंकि आज ये एक ऐसा केस है क्योंकि ये अपने चुनाव का इस्तेमाल करके ये मामला चुनाव पर सवाल उठाता है। चुनाव में जिस तरह से जीत दर्ज हुई है उस पर सवाल उठाता है ये मसला। भाजपा के नेता हैं संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा उतनी प्रमुखता से कटारिया जी का मसला लेकर नहीं सामने आ रही है। क्या ये माना जाए कि वो निर्दलीय विधायक है इसलिए भाजपा सिर्फ कांग्रेस से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहती है इसलिए? ऐसा सवाल नहीं है। जैसे अभी मेरे मित्र विद्रोही जी टेलीफोन लाइन पे हैं, बोल रहे थे कि नैतिकता की और कानूनी जो बात की है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस किस नैतिकता की बात कर रही है और उस नैतिकता की जो सीमाएं हैं वो कहां तक हैं। अगर इनके सरकार के अंदर एक विधायक जो चाहे वो निर्दलीय है लेकिन सरकार के अंदर वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री की उतनी ही जिम्मेवारी बनती है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि निर्दलीय होना उनके पक्ष में जा रहा है। नहीं, निर्दलीय होने का सवाल नहीं है। सरकार के अंदर एक मंत्रालय उनको दिया गया है, खेल मंत्रालय है, तो उनको हमें ये दिखाई दे रहा है कि वो कानून के साथ भी खेल रहे हैं, खेल मंत्री होके भी। तो मुख्यमंत्री की पूरी जिम्मेवारी बनती है इस मामले में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस बात का संरक्षण कटारिया जी को और अन्य बहुत सारे कांग्रेस के भी लीडर हैं जो आरोपी हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, आरोपी पूर्णतः आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उन लोगों को सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है जो बैसाखियों पे चल रही है उसको किसी तरीके से समय को पूरा किया जा सके, और कोई कारण नहीं है। मुख्यमंत्री जी इसमें पूर्णतः दोषी हैं और कटारिया जी को रिजाइन करना चाहिए। मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 8 मामलों में उनको आरोपी पाया गया, 2 मामलों में उनकी एफआईआर हो चुकी है, 6 मामलों में उनको सम्मन जारी हो चुके हैं, 34 मामले वैसे हैं। तो इतना सब कुछ एक पूरा ड्रामा होने के बावजूद मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं? मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण भाजपा मांगती है कि मुख्यमंत्री उनसे स्पष्टीकरण दें। पांडे जी से जा लेते जी, आपको लगता है कि सरकार की जो रवैया, सरकार का जो एटीट्यूड रहा इस पूरे मसले पर, वो कहीं बहुत ज्यादा नैतिकता पर खरी नहीं उतर रही है, या विरोधी दल जो कह रहे हैं कि हम बहुत प्रमुखता से लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन कमी है विरोधी दलों में भी, वो मसले को उतनी प्रमुखता से नहीं उठा रहे? देखिए, जो माइनॉरिटी की जो सरकार होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, और बात जब तक सर से पानी ना निकल जाए तब तक सरकारें फैसला नहीं लेती है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 2, 4, 5 विधायकों के सहयोग से सरकार चल रही है हरियाणा की, तो उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि मुख्यमंत्री इस पर कुछ बहुत सख्त फैसला लेंगे। लेकिन जो अहम सवाल तो ये है कि सिर्फ इसको आप क्रिमिनल एंगल से और पॉलिटिकल एंगल से न लें। ये जो मसला ये है कि चुनाव आयोग की बहुत बड़ी विफलता है कि एक विधानसभा हल्के में इतने फर्जी वोट मिल गए, और चुनाव आयोग तमाम दावे कर रहा है 2007 से बूथ लेवल ऑफिसर्स हर जगह अपॉइंट किए गए हैं, और वो बूथ लेवल ऑफिसर पूरे साल काम करते हैं और वो हर साल यही देखते हैं कि कौन सा वोटर कहाँ पे शिफ्ट किया है, कौन सा वोटर कहाँ पे गलत है, और उसके बाद वो है। तो ये सिर्फ आप सुखबीर कटारिया का इसमें दोष न दें, ये इतने बड़े लेवल पर जो फर्जी वोटर्स बने हैं इसमें स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी मिली भगत है। जी, प्रशासन सरकार के अंतर्गत ही आती है और नहीं, स्थानीय प्रशासन में देखिए सरकार को आप पूरी तरह से मुख्य देखिए, जो भी विधानसभा में कैंडिडेट होता है वो सिर्फ आप सरकार का नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि सुखबीर कटारिया तो निर्दलीय था उस समय जब लड़ रहा था, कांग्रेस का कैंडिडेट तो था नहीं वो। जो एक निर्दलीय उम्मीदवार इतने बड़े पैमाने पे वोट बना गया जिसको सरकार का सहयोग नहीं था, कोई निर्दलीय उम्मीदवार लड़ता है तो उसको उस समय कांग्रेस का कैंडिडेट थोड़ी था। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग जो है पूरे देश के अंदर है। अभी आपने एक खबर पढ़ी होगी कि जो रायपुर में, छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण में 20,000 मतदाता फर्जी थे जिनका चुनाव आयोग ने पहले काटा। भाजपा के सिटिंग विधायक कह रहे थे कि ये गलत तरीके से काटा गया, मेरे वोटर थे जानबूझ के, लेकिन बाद में पता चला कि वो मतदाता उस इलाके में थे नहीं। तो ये जो इलेक्शन जो चुनाव आयोग को अब तक इस पे बहुत बड़ा कॉग्निजेंस लेना चाहिए था कि इतने मतदाता एक विधानसभा हल्के में 20,000 25,000 मतदाता कैसे बन गए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अशोक शेरवाल जी, आपसे जानना चाहिए किसको ध्यान दिलाना चाहिए चुनाव आयोग? जहाँ तक पांडे जी का सवाल है कि कटारिया साहब इसमें दोषी नहीं है। नहीं, दोषी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दोषी नहीं है, ये मैं कहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट होता है, आप ये मान के चलिए कि कटारिया साहब की सफलता ये थी कि उन्होंने 30,000 वोट बना लिए,
जितने उम्मीदवार होते हैं, जितने भी राजनीतिक दल के होते हैं, वो 5,000, 7,000, 8,000, ये व्यवहारिक में बात कर रहा हूँ, ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। हर कैंडिडेट 2,000, 4,000 फर्जी वोटिंग, फर्जी मतदाता बनवाने की पूरी कोशिश करता है। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, और वो ये करता है। सुखबीर कटारिया इसमें ज्यादा सफल थे कि 30,000 आना चाहता हूँ। जहाँ तक कटारिया जी की जो मंत्री जी हैं उनकी बात का, जहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट का जो सवाल है, नो डाउट दूसरा भी तंत्र इसमें इन्वॉल्व है, जहाँ पर क्योंकि एक आदमी वोट कार्ड नहीं बनाते हैं, इसमें सारा तंत्र इन्वॉल्व है। और ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है वो सुखबीर कटारिया जी की बनती है, क्योंकि जितना भी डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है वो आज ये यानी कि सिद्ध हो चुका है कि सारी की सारी हैंडराइटिंग वो सुखबीर कटारिया जी की है। तो बिल्कुल दोषी, यानी कि पहली नजर में कोर्ट ने पाया है कि वो दोषी हैं, तो ये दोषी हैं, पद का लाभ उठा रहे हैं, निर्दलीय पद का लाभ उठा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको पद से हटाना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, पावर का इस्तेमाल करने के लिए। वेद प्रकाश जी से जान लेते हैं जी, फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए। जी वेद प्रकाश जी, जानना चाहेंगे कि पद का लाभ लगातार कटारिया उठा रहे, इतना संगीन आरोप उन पर लगा है, क्या सरकार ये चाहेगी कि वो पद का लाभ उठाते रहे कार्यकाल पूरा होने तक? नेहा जी, मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहले तो मैं शेरवाल जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जब ये फर्जी वोट बने तब सुखबीर कटारिया जी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता थे, और जो भी कोई फर्जी वोट बनवाता है तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल की इसमें कोई भागीदारी नहीं होगी। दूसरा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र संजीव जी ने नैतिकता का सवाल उठाया है, मैं उनसे कम से कम आग्रह करना चाहूंगा कि वो तो नैतिकता का उपदेश ना दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी, उनकी कैबिनेट के अंदर 3 मंत्री आरोपित है, एक मंत्री को सजा हो चुकी है कोर्ट से। विद्रोही जी, यूपीए 2 का पूरा मंत्रिमंडल आरोप अपराधों के मामले में जुड़ा हुआ है, आप इस बात को मत भूलिए। किसी भी भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं, आप देख लीजिए कि कांग्रेस के कितने मंत्री। नैतिकता का उपदेश ना दें। जी विद्रोही जी, पहले आप अपने गिरेबान में झांके फिर बोलिए, आप ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा आपके लिए अच्छा है। आपके कितने मंत्री, आपके नवीन जिंदल जी, गोपाल कांडा, हरियाणा के ही गिनवा देता हूं, जिलेराम शर्मा, पूरी आपराधिक क्षेत्रों से जितने कांग्रेसी की पृष्ठभूमि है वो आप देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप पूरे देश के अंदर एक कांग्रेस के मंत्री का नाम गिनाते जो आरोपित हो, सजा याफ्ता हो और मंत्री हो, और मैं बीजेपी के 3 गिना रहा हूं। विद्रोही जी, के मंत्रियों को निकालते हैं, विद्रोही जी, लेते हैं। विद्रोही जी, सुखबीर कटारिया का जो मामला है वो वोटों का मामला है, वो चुनाव आयोग से संबंधित मामला है। विद्रोही जी मेरी बात का, विद्रोही जी मेरी बात, विद्रोही जी, काम किसी सरकार का नहीं होता है। मेरे विद्रोही जी, जिम्मेदारी विद्रोही जी, निगरानी विद्रोही आयोग की होती है। विद्रोही जी, जब भी कोई वोट बनता है तो सभी राजनीतिक दलों से दावे और आपत्तियां मांगी जाती हैं। विद्रोही हर एक राजनीतिक दल को वो बातियां दी जाती हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर फला वोट बनी है, आप बताइए ये सही या गलत है। जी विद्रोही जी, वो एक जांच का मामला है, लेकिन नैतिकता के आधार पे मुख्यमंत्री जी को उनका पद से हटाना चाहिए। रोकना चाहेंगे, सवाल हमारा ये था जी, विद्रोही जी रोकना चाहेंगे, सवाल हमारा ये था कि क्या कांग्रेस सरकार कार्यकाल पूरा होने तक का इंतजार कर रही है? देखिए, न्यायालय का निर्देश आएगा तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे जी। अब न्यायालय के मामले में हमको हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मामला न्यायालय के अधीन है जी। और न्यायालय यदि कोई आदेश निर्देश ऐसा देगा जिससे लगेगा कि इनको मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए जी, मैं सहमत हूँ, हम हटाएंगे। न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं विद्रोही जी। जो आम जनता के लिए जो कानून की परिभाषाएं हैं वो भी है कि अगर एफआईआर दर्ज होती है तो उसको अरेस्ट होना पड़ता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस की सरकार के लिए 2 एफआईआर काफी नहीं है किसी मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए? देखिए, इस दशा के ऊपर प्रथम दृष्टि से एफआईआर दर्ज होती है, और उन एफआईआर की जांच के बाद देखिए क्या परिणाम आता है। अगर उन एफआईआर की जांच के बाद वो दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
ओम प्रकाश जैन के मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? जिलेराम शर्मा के बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? क्या मुख्यमंत्री उनको संरक्षण नहीं दिए हुए थे? तो आज क्या आज ये सरकार आज लिप्त जो है, आज क्रिमिनल जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से आज हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, मंत्रियों पे आरोप लग रहे हैं, बलात्कार के आरोप सामने आए हैं, तो फिर भी सरकार आज किस प्रकार से संरक्षण दिए जा रहे हैं? सरकार के रवैये पर सवाल लगातार उठ रहा है। अशोक शेरवाल जी, आप कह रहे थे कि सरकार में कहीं ना कहीं एटीट्यूड आ गया है, लगातार 2 सरकार बन चुकी है और इसीलिए शायद वो कह रही है कि जब कोर्ट दोषी करार देगी तभी वो इस्तीफा मांगेगी। देखिए, आज मेरे ख्याल से कांग्रेस जिस प्रकार से आज राज चला रही है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, ये याद दिलाती है आज़ाद भारत से पहले की, जिस प्रकार से इस देश के अंदर रजवाड़ा सही रियासतें हुआ करती थी। आज ये सभी डेमोक्रेसी की जिस प्रकार से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार मजाक उड़ा रहे हैं और संविधान का आज उल्लंघन कर रहे हैं, तो आज मेरे ख्याल से ये इतना इनको घमंड हो चुका है। लेकिन इन्होंने किस प्रकार से सत्ता हासिल की है, कांग्रेस के लोगों ने केवल लोगों को गुमराह करके, केवल भला करके, फुसला करके, लुभावने नारे दे करके सत्ता हासिल करने का कार्य किया है। लेकिन आज भारत देश की जनता के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की जनता भी आज जागरूक हो चुकी है। आज इनके बहलावे में फुसलावे में आने वाली नहीं है। आज लोगों का मन बन चुका है। इनको सबक सिखाएंगे जब भी चुनाव आएगा और इनका रास्ता दिखाएंगे जहां पर इनका रास्ता है। जो भी इन्होंने आज चाहे बलात्कार के केस इनके ऊपर सिद्ध हो रहे हैं, चाहे आज मर्डर के केस सिद्ध हो रहे हैं, तो उनको जेल में जाना जरूर पड़ेगा। ये आने वाला समय ये बतलाएगा। लोग आज जागरूक हो चुके हैं। जी जी, संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार एटीट्यूड में आ गई है? पूरे एटीट्यूड में है। केंद्र की सरकार का ले लीजिए, यूपी 2 की ले लीजिए, और चाहे हरियाणा की हुड्डा सरकार की बात कर लीजिए, तो देख लीजिए। अभी मेरे मित्र विद्रोही जी बात कर रहे थे कि एक नाम बता दीजिए, एनडी तिवारी का नाम वो शायद भूल गए हैं। पूरा एक प्रोसेस हुआ है, पूरे महिलाओं के सम्मान को पूरा ठेस पहुंचाने का जो काम किया है। फिर ये बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता के पाठ अगर ये खुद पढ़कर आए, अपने गिरेबान में झांके तो ज्यादा अच्छा है दूसरों को सलाह देने से। तो सवाल ये है कि यूपी 2 की अगर हम बात करें तो अभी जितने भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, ये तो अभी यूपी 1 के हैं। यूपी 1 के घोटाले हैं, यूपी 2 के तो अभी बाकी हैं। जी, विद्रोही जी कुछ बोलना चाहते हैं। विद्रोही जी, तो आपकी बात का मैंने जवाब दिया है। जी विद्रोही जी बोलिए। हेलो। हाँ विद्रोही जी बोलिए। कांग्रेस का जो परिपाटी रही है वो पूर्णतः आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। हरियाणा के अंदर विद्रोही जी जवाब दीजिए, क्या सरकार एटीट्यूड में है? केंद्र के कितने मंत्री हैं, कितने सांसद हैं, लगातार उनके ऊपर आरोप लगते हैं, लगातार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। हरियाणा के ही सांसद ले लीजिए, कोल घोटाले में नवीन जिंदल के खिलाफ मुकदमा दर्ज है सीबीआई का। उस पर विद्रोही जी शायद अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। ओम प्रकाश जैन है, जिलेराम शर्मा है, रामकिशन फौजी थे, रामकिशन गुज्जर हैं, कितने, गोपाल कांडा, मतलब और पूरा का पूरा भ्रष्ट मंत्रिमंडल है, पूरा का पूरा आपराधिक पूरा मामला है। सारा पूरा कुंभा इन्होंने आपराधिक लोगों का जोड़ रखा है। और फिर बात करते हैं कि जी हम नैतिकता की बात करते हैं। विद्रोही जी बताइए कैसे जवाब देंगे? देखिए, मैंने कहा कि जिस मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई की है, उसे हटाया है। मैंने जो सवाल किया था संजीव जी से, वो ये किया था कि वो किसी एक कांग्रेस नेता का नाम बताते जिसके खिलाफ न्यायालय ने कोई आदेश दिया हो और वो मंत्री हो। और मैं बीजेपी के 3 नेताओं के नाम बता रहा हूँ। अब ये कह रहे नाम गिरा रहे हैं, ये जिन का नाम बता रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और जहां तक शेरवाल जी का सवाल है, मैंने शेरवाल जी से भी सवाल किया था कि जब ये फर्जी वोटें बनी थी तब सुखबीर कटारिया इनेलो के नेता थे। अब इनकी क्या भूमिका है? अपनी भूमिका बताएं। आज सुखबीर कटारिया किसके नेता है ये बतलाइए मुझे, इस चीज का जवाब दीजिए आप। हमने तो खुद कहा है कि उसको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। हम वर्तमान में जो मामला है हम कहते हैं उसको अरेस्ट होना चाहिए। यदि उसने वोट गलत बनाई है तो उसको अरेस्ट होना चाहिए। आज संरक्षण किसका मिला हुआ उनको? मुख्यमंत्री जी का मिला है। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको संरक्षण नहीं दिया है। आज यदि संरक्षण दे रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, तो उनको रिजाइन कर, आज उनको पद से हटाना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। ये हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है, हमारे नेता की मांग है। जी रोकना चाहेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मैं कहता हूँ मंत्रिमंडल से हटाना तो
की जिम्मेवारी तो बनती है, मुख्यमंत्री जी की बनती है। वर्तमान दो FIR उसकी हो चुकी है, इतने केस चल रहे हैं। वर्तमान का मामला है, हम पुराने समय में ना जाए तो बेहतर होगा। विद्रोही जी, संजीव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं क्या ऐसा लग रहा है कि जो जवाब कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो इसी संकेत दे रही है कि कार्यकाल वो पूरा कर लेगी? विधायक जरूरी है उनके लिए, वहाँ के गुड़गांव के हैं, गुड़गांव वैसे ही सरदर्द बना हुआ है, राविंदरजीत सिंह बागी हो चुके हैं। देखिए, वो पॉलिटिकल कंपल्सन तो होता ही है, और राजनीतिक दलों से आप बहुत ज़्यादा ये उम्मीद न रखिए कि तुरंत जो कोई अगर कार्रवाई गैर कानूनी होता है उसमें कोई कार्रवाई करेंगे। नहीं, लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि सुखबीर कटारिया पे कार्रवाई तब होगी जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अगर सुखबीर कटारिया पर उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होती है तो रहेंगे। और ये जनरली सिर्फ कांग्रेस को दोष नहीं दीजिए, हर राजनीतिक दलों में सिस्टम है कि राजनीति में नैतिकता आप कोई मायने नहीं रखती। आप अलग अलग राज्यों के अलग अलग उदाहरण हैं, अलग अलग राज्यों में चले जाइए, क्रिमिनल्स हैं, मिनिस्टर्स भी बने हुए हैं, क्रिमिनल्स जीत के आए हुए हैं, और वो सिर्फ आप अकेला कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते। हमारे सारे पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा बना हुआ है कि जो मतदान केंद्रों पे कब्जा करके भी सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, मिनिस्टर्स बन रहे हैं, और वो बैठे हैं, लेकिन आप उस पर जब तक वो बिहाइंड द बार जेल के अंदर नहीं जाता तब तक उससे कोई नहीं। लालू प्रसाद यादव जब जेल के अंदर गए, लालू यादव तो चार्ज शीटेड थे, और जब जेल के अंदर गए तब जाकर उनसे उनकी सदस्यता गई। तो ये आप मान के चलिए कि ये सुखबीर कटारिया को लेकर अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अभी उनको हटा देंगे, ये तब हटाएंगे जब वो OP जैन और वो एक और जो जिलेराम शर्मा थे, वो जब पूरी तरह से पुलिस के शिकंजे में आ गए, जेल चले गए, तब जाके उनकी विदाई हुई। तो ये तो मुख्यमंत्री साहब उम्मीद ना कीजिए। अल्पसंख्यक सरकार है तो वो कंपल्सन भी है, वो अगर चाहते भी होंगे अंदर से हटाना तो नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि पहले ही 3-4 विधायक उनके जेल गए हुए हैं, फंसे हुए हैं, मंत्रिमंडल की मजबूरी है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। शेरवाल जी से जानते हैं कि चुनाव बहुत ही नजदीक आ गया, कह लीजिए कि सर पर आ गया है, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या इन लोग ये जिम्मेदारी लेगी कि चुनाव आयोग का ध्यान इस मसले की तरफ उठाया जाए? ये जो बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है हरियाणा के लिए। बिल्कुल, ये मसला हमने उठाया है और ये चुनाव आयोग की संज्ञान में भी ये डाला गया है, और हम इस बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, और इस केस में भी हम बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं कि आज संविधान का उल्लंघन ना हो, डेमोक्रेसी का मजाक ना हो। इंडियन नेशनल लोकदल इसमें बड़ी सीरियस होकर के कार्य कर रही है। आने वाले समय में सबक जरूर सिखाएगी पब्लिक कि किस प्रकार से इनको इस्तेमाल किया है। लग रहा है इन्हें साफ करे कि कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये साफ लग रहा है कांग्रेस सरकार की तरफ से। लेकिन तमाम रैलियां, इनेलो ने भी रैली की, भाजपा ने भी रैली की, हजका ने भी अभी रविवार को रैली की, लेकिन किसी भी रैली में इस गंभीर विषय को नहीं उठाया गया। भाजपा क्या ये अब वचन देती है कि वो इस गंभीर मसले को आगे लेकर आएगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है, जितने भी मुद्दे हैं उनको लगातार उठाते रहते हैं। नवीन जिंदल के मामले में अगर हम बात करें, जिस दिन FIR हुई थी तो उसी दिन, उसके अगले दिन, ठीक अगले दिन हिसार के अंदर उनके घर के ऊपर घेराव हुआ था और पूरी मांग की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, हरियाणा की बात हो रही है तो या उन तमाम नेताओं की मैं बात करूं, आंखों पे पट्टी बांधकर और कान बंद करके वो मुंह पर चुप्पी लगाकर बैठे हुए हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ इस देश को लूटने का और इस देश की जनता के साथ धोखा करने का काम है, और जो लगातार कांग्रेस के नेता करते रहे हैं उनकी नैतिकता की कोई बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे ताकि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पूर्णतः सुखबीर कटारिया जी की गिरफ्तारी की मांग करेगी, और समय पे अगर इस प्रकार की चीजें नहीं होती, मुख्यमंत्री जिस पे कोई एक्शन नहीं लेते, तो प्रदर्शन का भी जो एक तरीका रहता है उस पे भी भारतीय जनता पार्टी जाएगी। संजीव, जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है, चुनाव आने वाले हैं, आगे आने वाले चुनाव में ऐसा कुछ बड़ा अपराध ना हो, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसको आवाज उठानी चाहिए? देखिए, अभी तक जितनी घटना घटी है उसमें हम राजनीतिक दलों पे छोड़ दें कि राजनीतिक दलों उठाएं। हम तो ये कहते हैं कि जो एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट के अंदर होता है, चुनाव आयोग की मंजूरी से एक सीनियर IAS ऑफिसर्स को वहाँ पे राज्य सरकार लगाती है, जिसका काम ही सिर्फ ये होता है कि पूरे 5 साल जो मतदाता सूची में रिवीजन और तमाम चुनाव सुधार से संबंधित जितने भी चुनाव प्रक्रिया है उसको पूरे 5 साल वो देखता है। जितने साल वो, मतलब कि वो डिपार्टमेंट कभी खाली नहीं होता, उनके अंदर कम से कम 200-250 का एक बड़ा स्टाफ होता है, उनके पास अपनी एक नेटवर्किंग होती है। उसको तो इमीडिएट सबसे पहले चाहिए था कि वो जितने भी उस फर्जी वोटर के लिए जिम्मेवार अधिकारी थे, सुखबीर कटारिया जिम्मेवार हैं वो अलग बात है, उन्होंने तो डायरेक्ट क्राइम किया है, लेकिन उसमें जो कॉन्स्पिरेसी में जो शामिल है, ऐसा नहीं है कि BLO बूथ लेवल ऑफिसर और तहसीलदार जो आगे फिर जिम्मेवार होते हैं सारे वोटर
मतदाता सूची को फाइनल करने में उनका दोष नहीं होगा, क्योंकि अगर आप नया वोटर आई कार्ड बनाने जा रहे हैं तो बाकायदा प्रेजेंस चाहिए आदमी का। विदाउट प्रेजेंस आपका वोटर लिस्ट में नाम इनरोल नहीं करते। आप चले जाइए, अगर आज चंडीगढ़ में भी जाइएगा तो इतने बड़ा मतदान, इतने ज़्यादा फर्जी वोटर आई कार्ड बन गए और वहाँ पे विभागीय अधिकारियों पर अभी तक चुनाव चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई रिपोर्ट नहीं मंगाई। उनको इमीडिएट वहाँ पे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इसके लिए दोषी हैं। देखिए, इस इलेक्शन में भी कैंडिडेट ये काम करेंगे, जो आगे आने वाला इलेक्शन होगा हर राजनीतिक दल का कैंडिडेट करेगा, लेकिन इस पर जो हुआ है वो आगे भी हो सकता है। वो उस पर चेक करना काम जो है वो तंत्र का है। चुनाव आयोग का बहुत बड़ा तंत्र है। चुनाव आयोग ने परमानेंट हर जगह से 2-2, 4-4 ऑफिसर्स, जिलों में भी 10-10 ऑफिसर्स परमानेंट चुनाव के काम के लिए 5 सालों के लिए ले रखे होते हैं। जी संजीव जी, तो उनका ये काम है, रोकना पड़ेगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान का, आप हमारे स्टूडियो में आए, इस अच्छी चर्चा में शामिल हुए। हरियाणा सरकार में ऐसे मंत्री और विधायकों की लिस्ट जरा लंबी है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। गोपाल कांडा, ओपी जैन, जिलेराम शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह, सीपीएस रामकिशन फौजी, ये सारे नाम हरियाणा सरकार के दामन पर दाग लगा चुके हैं। विपक्षी दल इनेलो और भाजपा हजका का दावा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार दूर हटाएगी, लेकिन विपक्षी दलों के दामन भी खुद साफ नहीं है। फिलहाल कटारिया कटघरे में है और देखते हैं कि हरियाणा सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं। फोन लाइन पर जो हमसे मौजूद थे कांग्रेस के नेता वेद प्रकाश विद्रोही, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।